Hello dear aspirants. So today we are with the last session regarding our maths discussion. Few days ago we started a series in which we are covering the questions that appeared in your CSL exam of APSSB that was conducted in the month of October 2025. So far we have discussed the 20 questions that appeared from your math segment. So today is going to be the last session, the fifth session, in which we will be completing our discussion with respect to maths. After this maths segment, now from tomorrow onwards we are going to proceed with the reasoning section as well. So I would recommend you all to stay tuned for our future videos as well. अभी तक हमने मैथ्स खत्म कर लेंगे, मतलब आज के दिन हम लोग मैथ्स खत्म कर लेंगे, फिर कल से हम लोग रीजनिंग वाले सेक्शन को भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम रीजनिंग के भी क्वेश्चंस को इसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता था, कैसे इनको डील करना था। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये सेशन काफी पसंद आ रहा होगा, आपके लिए ये मददगार होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस सेशन में न केवल हम क्वेश्चन का आंसर देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट apart from that we are also discussing how could we solve these question more efficiently in actual exam। आखिर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, हम वो भी देखने की कोशिश करते हैं। So without wasting any time, let's start our discussion for the day। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम 71 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने डिस्कशन को। जरा देखते हैं ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ कह रहा है ए ट्रेन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, ठीक है। इफ द स्पीड हैज चेंज्ड फ्रॉम 30 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन। यानी कि आपको डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड के बारे में दो डेटा दिया है। पहली बार कि 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है और बाद में फिर वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि दोनों कंडीशन में जो टाइम उसको लगने वाला है उसका आप रेशियो हमें बता दीजिए। आई होप एवरी वन ऑफ यू गॉट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नाउ प्रोसीडिंग विद द आंसर। एज यू ऑल नो, टाइम स्पीड टाइम डिस्टेंस जो चैप्टर है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो यही है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस क्वेश्चन में हमको टाइम निकालना है, तो टाइम का रेशियो निकालना है। तो इसी फॉर्मूला को अगर मैं चेंज करूंगा तो ये टाइम ऊपर चला आएगा और डिस्टेंस तो वहीं रह जाएगा और ये स्पीड जो है वो नीचे चला जाएगा। तो यानी कि हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फाइन। अब देखिए डिस्टेंस तो हमको दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है सर? डिस्टेंस दे रखा है 120 किलोमीटर और स्पीड दो बार दे रखा है। पहली बार स्पीड दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरी बार दे रखा है स्पीड हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें देखना है कि दोनों बार टाइम क्या लग रहा है। तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, T1 निकाल लेता हूं, यानी कि S1, यानी कि पहले वाला स्पीड यूज करता हूं। तो क्या हो जाएगा जी, डिस्टेंस है 120/30, 120/30। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 4 जा 12, यानी कि टाइम यहां पर आ रहा है 4 आवर। यानी कि जब स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम कितना निकला है, 4 आवर। दूसरा कंडीशन देखते हैं T2, यानी कि दूसरे कंडीशन में टाइम कितना निकलेगा। डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा 120 किलोमीटर, लेकिन इस बार स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। जीरो से जीरो गया, 4 से 12 को काटा तो 3 बचा, यानी कि 3 आवर। दोनों बार का टाइम हमें मिल गया। पहली बार 4 घंटा लगेगा, दूसरी बार 3 घंटा लगेगा। तो अब क्या करना है, मुझे रेशियो निकालना है। तो T1:T2 क्या हो जाएगा सर? पहली बार में 4 था, दूसरी बार में 3 हो गया। B is your correct answer, that is 4:3। कीप दिस इन माइंड। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए बातों को बहुत खोलकर समझाया है, डिटेल में समझाया है। अदरवाइज जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये कैलकुलेशन आप दिमाग में कर सकते थे कि डिस्टेंस 120 है, पहले बार में 30 है तो 34 जा 120 यानी कि 4, और दूसरी बार में 40 है तो 43 जा 120 यानी कि 3, 4:3। आप पॉकेट में हाथ डालकर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो हम अपने क्लासेस में जब इन बेसिक्स के थ्रू चलते हैं ना, तो आपके पास ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। यहाँ तो मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए पूरे कैलकुलेशन को किया है, ठीक है ना। तो
इस तरीके से आप क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज 72nd नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका चार्ट से एसोसिएटेड है। आपके हर बार एग्जाम में एक डेटा इंटरप्रिटेशन से चैप्टर आता है जिसमें कोई एक चार्ट दे देता है, चाहे वो टेबल ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो या पाई चार्ट हो। तो इस बार आपसे पाई चार्ट पूछा है और पाई चार्ट का क्वेश्चन क्या है जरा देखिए तो। बिलो गिवन चार्ट, इस चार्ट में क्या दिया हुआ है, इस चार्ट में आपको दिया हुआ है रेनफॉल इन डिफरेंट मंथ, यानी कि अलग अलग महीने हैं 2024 के जिसमें कितनी कितनी बारिश हुई है उसका डेटा दे रखा है। फ्रॉम मई टू अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने का डेटा दे रखा है किसी भी शहर में, ठीक है। क्वेश्चन ने आगे बोल दिया है कि द टोटल रेनफॉल इज 800 मिलीमीटर इन 4 मंथ्स, यानी कि इन चारों महीने में टोटल बारिश कितनी हुई है, तो वो हुई है 800 मिलीमीटर, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया है कि फ्रॉम द एबव चार्ट फाइंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन जून, जून में कितनी बारिश हुई है ये बता दो। अब देखिए पाई चार्ट में हम लोग अपनी क्लासेस में ये बात पढ़ते हैं कि कोई भी पाई चार्ट होता है वो अगर परसेंटेज के फॉर्म में है तो टोटल उसमें 100% होगा, और अगर वो डिग्री के फॉर्म में है तो एक सर्कल में टोटल कितना डिग्री एंगल बनता है 360, तो अगर डिग्री के फॉर्म में है तो 360 होगा। ये आसान है क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में है, आप ऐड करके देख लीजिए 35 प्लस 15 50 और 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 50 100, यानी कि ये जो पाई चार्ट है ये कंप्लीट है, ठीक है। अब हमको क्या करना है भाई, 4 महीने में 800 मिलीमीटर बारिश हुई है और आपसे पूछ रहा है कि जून के महीने में कितनी हुई है, तो जून के महीने में कितनी हुई है 30%, तो क्या करना है आपको 800 मिलीमीटर का 30% निकाल देना है। परसेंट का मतलब क्या होता है 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 3 जा 24 और एक जीरो की जगह पर एक जीरो लगा दीजिए, यानी कि 240 मिलीमीटर बारिश हुई है। बी इज योर करेक्ट आंसर। देख रहे हैं इतनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बिलीव मी, यहाँ तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, हम अपनी क्लासेस में परसेंटेज निकालना मुंह से सिखा देते हैं। 800 का 10% होगा, पीछे से एक जीरो हटाओ तो 80, 30% निकालना है यानी कि 10 3 जा 30, तो 80 3 जा 240। आप मुंह से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे, आपको पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं होगी। फाइन इनफ, आप पता कर सकते हैं इन आवर प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस बैचेस, हमने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को मुंह से परसेंटेज निकालना सिखाया है। आपके दिमाग में इतनी कैपेसिटी है, आप दुनिया जहान की चीजें याद रख सकते हैं, तो ये भी बहुत ही आसान चीज है। आप प्रैक्टिस करके अपने दिमाग को इतना शार्प कर सकते हैं कि आपका टाइम बचे। क्यों? क्योंकि जब आप ये चीजें लिखते हैं तो लिखने में आपके कुछ सेकंड्स बर्बाद होते हैं ना, 10 सेकंड 20 सेकंड आपका जा रहा है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर पर क्वेश्चन आप अगर 10 सेकंड्स बचा रहे हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा, ताकि आप टफ क्वेश्चंस जहां पर आपको सोचने में ज्यादा टाइम लग रहा है उन क्वेश्चंस पे आप ये टाइम दे पाएंगे। तो आई होप आपको ये आंसर भी समझ में आ गया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। Before moving to the next question, I have an announcement for all of you, and that is we are going to start our very fresh batch for elementary maths and reasoning from 10th November. The class timing is from 4:30 PM onwards. तो मैं चाह रहा हूं, मैं आप सबके सामने ये प्रपोजल रख रहा हूं कि अगर आप में से किसी को भी मैथ्स और रीजनिंग में कोई भी समस्या है, ठीक है ना, बहुत सारी समस्याएं होती हैं बच्चों की। एक्चुअली क्या होती है कि आपने बेसिक्स को ठीक से नहीं क्लियर कर रखा होता है, तो इसलिए क्या होता है कि आप बाद में कितना भी पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, सिंस आपके बेस में दिक्कत होती है तो आपको चीजें समझ में नहीं आती है। रटने के लिए आप एक दो क्वेश्चन रट भी लेते हैं, बट जहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव आ जाता है, थोड़ा सा बात बदल देता है, आप फंस जाते हैं वहां पर, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि आपने अलग अलग बुक से, यूट्यूब से बहुत सारे फॉर्मूला रट रखे हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल एग्जाम में जाते हैं तो फिर वहां पर ये कंफ्यूजन रहता है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला लगाने में गलती हो जाती है, डेटा पुट करने में गलती हो जाती है। तो अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं तो आपको यहां तक बोलूंगा कि अगर आपको मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स से अगर थोड़ा सा भी डर लगता है तो आप आइए, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और हम 10th ऑफ नवंबर से एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको एकदम बेसिक लेवल से, मैं तो यहां तक बोल रहा हूं कि हम बिलो जीरो, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल से आपको लेकर जाएंगे आपके एग्जाम के लेवल तक। इनफैक्ट मैं तो आपको यहां तक प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको आपके एग्जाम के लेवल से भी एक दो नॉच में ऊपर लेकर जाऊंगा।
ताकि आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं रहे और फ्यूचर में अगर आपका कमीशन अपने एग्जाम के लेवल को भी अगर इनहेंस करता है तो आप इस कंडीशन में होंगे कि आप उन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से डील कर पाएंगे। तो फिर देर किस बात की, आपको क्या करना है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट करना है और 10th नवंबर से अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करना है, जिस जर्नी पर चलकर आप अपने ऑफिसर बनने के ड्रीम करियर को अचीव कर पाएंगे। मैं आपको ये भी बोलूंगा कि अगर आपका कोई भाई बहन, कोई आसपास कोई आपका फ्रेंड जो मैथ्स रीजनिंग इन सारी समस्याओं से अगर जूझ रहा है, अगर वो कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो आप उनको भी ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। वी वुड बी वेरी हैप्पी टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर क्लास। तो जरा आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलसीएम बता दो 8 और 15 का। मुंह से बता सकते हैं 8 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। 8 15 8 जा 120। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि ऐसा मल्टीपल आपको खोजना है। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल होता है टेबल। अगर सिंपल टर्म में समझे तो मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल होता है का टेबल। तो यानी कि आपसे पूछा है कि आप ऐसा नंबर बताइए, ऐसा नंबर बताइए जो सबसे छोटा हो और इसके टेबल में भी आए और इसके टेबल में भी आए। वही ना हुआ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 8 के टेबल 1 तो हो नहीं सकता है, 15 हो नहीं सकता है, तो 8 के टेबल में तो 15 आता ही नहीं है। 60 नहीं हो सकता है, तो 8 के टेबल में 60 नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा, 8 15 is 120, दैट इज योर आंसर। बाकी हम लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है। तब तक डिवाइड करो जब तक एक से ज्यादा डिवाइड हो रहे हो। तो यहाँ कोई नंबर है ही नहीं ऐसा जो 8 को भी डिवाइड कर दे और 15 को भी डिवाइड करे। तो क्या करेंगे, हम सीधे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 8 जा 120, दैट इज योर आंसर। ठीक है, बिलीव मी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ये गारंटी देता हूं। आप आइए एक बार क्लास में हमारे साथ बैठकर एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखिए। आप बिना ये सारा कैलकुलेशन किए बता सकते हैं, आप मुंह से देखकर बता सकते हैं क्या कि यहाँ पर एलसीएम क्या होगा। ठीक है ना, एलसीएम के लिए क्या तरीके होते हैं, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है हमारे यहाँ क्लासेस में। केवल ट्रिक नहीं सिखाया जाता है, केवल ट्रिक के चक्कर में आपकी जिंदगी को ट्रिक नहीं बनाया जाता है कि 10 ट्रिक रटवा दे के आपके मैथ्स की धज्जियां उड़ा दे। जो भी चांसेस थे कि आप थोड़ा सा मैथ सीख सकते थे, उसमें क्या किया गया है, आपको स्पून फीडिंग कराकर, आपको कुछ फॉर्मूला रटाकर आपको ठग लिया गया है। ऐसी कहानी हम लोग अपनी क्लासेस में बिल्कुल नहीं करते हैं। फाइन है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। जरा अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्या है, यहाँ कह रहा है कि इफ एलसीएम एंड एचसीएफ, दो नंबर है एलसीएम एंड एचसीएफ। एक एलसीएम जो है वो तो 8 है और एचसीएफ को x दे रखा है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 8 एंड x, यानी कि ये दो नंबर है, एक नंबर है 8 और दूसरा नंबर है x, और इनका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। एलसीएम कितना है 24 और एचसीएफ कितना दे रखा है 2। तो आपसे पूछ रहा है कि वो दूसरा नंबर क्या है। जब हम एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां पर एक रिलेशन पढ़ते हैं हम, और आप जाकर मेरे किसी भी पुराने बैच के बच्चे के नोट्स को उठाकर देख सकते हैं। पिछले 2-3 सालों में मैंने यहाँ पर 20+ जो है वो बैचेस लिए हैं अलग अलग। तो आप किसी भी बैच के किसी भी नोट को उठाकर देख सकते हैं। उस बैच में, उस नोट्स में आप एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में जाइए और वहां पर आपको दिखने को मिल जाएगा कि मैंने जहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट बताया है वहां पर मैंने स्टार मार्क के साथ लिखवा रखा है कि इट इज इंपॉर्टेंट, इट माइट अपीयर इन योर एग्जाम। ठीक, यहाँ एग्जाम के बाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया उसके बाद मैं मार्क करवा रहा हूं। आप जाकर चेक कर सकते हैं। 2025 नहीं, मैं बोल रहा हूँ 2024 के बैचेस के चेक कीजिए, 2023 के बैचेस के चेक कीजिए। आप जहां चाहे चेक कर सकते हैं। आपको ये देखने को मिल जाएगा कि मैंने ये मार्क करवा रखा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये थीम, ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि दो नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। क्लास में मैं इसको बकायदा प्रूव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे उस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाऊं। यहाँ पर हम सीधे कॉन्सेप्ट के साथ प्रोसीड करते हैं, यानी कि वो जो दो नंबर है उनका प्रोडक्ट उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना है 24, एचसीएफ कितना है 2, एक नंबर कितना है 8 और दूसरा नंबर कितना है x। हमको x निकालना है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
इस 8 को नीचे लाकर भी काट सकते हैं, लेकिन नीचे लाकर भी काटोगे ही ना, तो उधर से ही इधर काट लो ना। 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू x, यानी कि वो दूसरा नंबर क्या है, वो दूसरा नंबर है आपका 6। डी शुड बी योर करेक्ट आंसर। फिर से देख लीजिए सर आपने कैसे काट दिया, यहाँ 8 मल्टीप्लाई में है तो वो नीचे आकर डिवाइड में होगा, तो नीचे में डिवाइड करके लिख के काटोगे, उससे बढ़िया उधर से इधर ही काट लो ना सीधे। गॉट द पॉइंट? ठीक, तो x इक्वल्स टू 6। ठीक है ना, मैं आपको खुद इनकरेज कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, मैं तो उनकी बच्चों की कॉपी में जो है ये चीजें बदल नहीं सकता हूं ना, तो आप जाकर देख लीजिए। मैं आपको यहां तक रिकमेंड कर रहा हूं कि आप जाइए, किसी भी बच्चे ने जिसने पहले अमर सर से पढ़ाई की है पिछले 2-3 सालों में, जिसने भी पढ़ाई की है, आप उसके नोट्स को पलट कर देखिए, और आई कैन गारंटी यू आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हैं, अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो हमने डिस्कस नहीं किया है, you will be shocked to see that all those questions have been thoroughly covered in your course or in your batches. In fact, वहां तो आप जब देखिएगा तो आप ये भी देखकर शॉक्ड हो जाइएगा क्या कि लेवल बहुत ऊपर तक है, ये तो बहुत बेसिक लेवल है, यानी कि उस टॉपिक को शुरू करने के अगले आधे घंटे के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। फाइन, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा इस मैथ्स के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मैं फिर से बता दूं, कल से हम लोग रीजनिंग के साथ फिर मौजूद होंगे आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि एचसीएफ निकाल के बता दो किसका, 32 का और 54 का। अब ध्यान दीजिए एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने पीछे भी बता रखा है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर क्या होता है, मैंने बताया था पहले दिन, फैक्टर का मतलब होता है डिवाइजर। डिवाइजर क्या होता है, ऐसा नंबर जो डिवाइड करे उसको हम बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है ना, तो फैक्टर कुछ नहीं होता है, डिवाइजर होता है। अब ध्यान दीजिए, बनाने के लिए तो इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से बना सकता हूं, पूरा तरीके से बना सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप ऐसे सोचिए, यानी कि अगर मुझे 32 और 54 का एचसीएफ निकालना है, तो वो नंबर इन दोनों को डिवाइड करता हो, इन दोनों का डिवाइजर हो ना। तो जरा देखिए तो हम, और हाईएस्ट बड़ा वाला चाहिए ना, तो इसीलिए हम बड़े से शुरू करते हैं, हम 8 से देखते हैं, क्या 8 54 को डिवाइड करता है, बिल्कुल नहीं करता है, 8 के टेबल में तो 54 आता ही नहीं है। 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, तो कहां 8 के टेबल में तो आया ही नहीं, तो 8 तो डिवाइड ही नहीं करता है, तो 8 फैक्टर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, 8 के बाद 4, 4 के टेबल में 54 नहीं आता है, 4 के टेबल में 54 आता ही नहीं है, 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं, नहीं होता है डिवाइड, तो 8 और 4 तो हुआ नहीं। अब कहानी बची 2 और 1 की, तो 2 तो डिवाइड करता है, तो दोनों इवन नंबर हैं, और 1 तो उससे छोटा है ना, तो हम तो हाईएस्ट वाला चाह रहे हैं ना, तो 2 इज योर आंसर। इतनी आसानी से बना सकते थे, बताइए इसके लिए क्या पेन उठाने की जरूरत है, इसके लिए क्या पेन उठाने की जरूरत है, आपको 8 का टेबल आता है ना, आपको 4 का टेबल आता है ना, आपको 2 का टेबल आता है ना, आप देखकर मन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि नहीं। गॉट द पॉइंट, ये आप तभी कर पाते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, रट लेने से, 4 ट्रिक रट लेने से, डिफरेंस मेथड क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड, वो मेथड रट लेने से नहीं बनते हैं क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपकी तसल्ली के लिए इस क्वेश्चन को एक बार बेसिक से भी बना देता हूं, एचसीएफ निकालने के कई सारे तरीके हैं, मैं यहाँ पर आपको डिवीजन मेथड से बना देता हूं। डिवीजन मेथड क्या कहता है कि डिवाइड करते रहो, तब तक डिवाइड करते रहो जब तक कट ना जाए, 32 बन जा, 32 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, माइनस करने पर 22 हो जाएगा, 22 से जो रिमाइंडर आ रहा है उससे पिछले वाले डिवाइजर को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करिए, 21 बन जा 22 माइनस करने पर कितना आ रहा है 10, फिर पिछले वाले को डिवाइड कीजिए 22 20 10 2 जा 20, कितना आया 2, 2 से लास्ट वाले को डिवाइड कीजिए 10, 5 जा 10, देखिए यहाँ जाकर कट गया, तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वही आपका एचसीएफ होता है, यानी कि 2 इज योर एचसीएफ। तो ये रहा आपका बेसिक्स, आप इस तरीके से बेसिक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। फाइन इनफ, आई होप इस डिस्कशन के थ्रू आप लोगों को समझ में आया है कि आखिर कॉन्सेप्ट का क्या पावर होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आपका टाइम बचता है, खाली फालतू के ट्रिक्स में पढ़कर आप मैथ्स कभी नहीं सीख पाएंगे। मैथ्स इज अ साइंस, मैथ्स इज अ प्रॉपर सब्जेक्ट, इसको आप केवल ट्रिक के जरिए कभी नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। ट्रिक रट के आप 2 4 5 क्वेश्चन जरूर बना सकते हैं, लेकिन जो आपका एग्जाम निकालने का सपना है शायद उसको पूरा करने के लिए ट्रिक रटना काफी नहीं होगा। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप समय देकर तसल्ली से पढ़िए मैथ्स को,
रीजनिंग को समझिए, मैथ्स को समझिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ताकि फ्यूचर में आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो आपका वो बेस बिल्ड हो चुका है। जब आपका बेस ही कमजोर है तो आप उसके ऊपर कैसी भी बिल्डिंग बना लीजिए वो हमेशा कमजोर ही रहेगा, और जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे, जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, आपका वो बिल्डिंग गिर के ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एक बार हमें समय दीजिए, हमारे साथ एकदम जुनून के साथ, एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ जुड़िए। 4:30 PM से हम अपनी क्लासेस को सामने रखने वाले हैं फ्रॉम 10th नवंबर ऑनवर्ड्स। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और अपने इस जर्नी में आगे बढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। See you soon in next video with the reasoning topic. Thank you.